हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है आपकी मेरिट लिस्ट जो है आने वाली है। तो कैसी दिखेगी आपकी मेरिट लिस्ट उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो कुछ इस प्रकार आपकी मेरिट लिस्ट दिखेगी। और आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वह वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के बारे में होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आज मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपको कॉलेज रिपोर्ट करने के लिए बुलाएगा। तो उस समय आप जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, तो वह डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और फिर काउंसलिंग के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि एक बार जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएंगे उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस प्रकार आपकी जो है मेरिट लिस्ट दिखेगी। मेरिट लिस्ट में आपको देखना है जो आपके काम का है, जैसे कि एमपी डोमिसाइल में आपके साथ कौन कौन प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो यहाँ जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी मेरिट लिस्ट में कि ये अभिषेक सिंह जी हैं। तो ये जो है अदर स्टेट वाले हैं। तो इनका जो है रैंक काउंट नहीं किया जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में केवल और केवल जो एमपी डोमिसाइल हैं उनको ही एलिजिबल रखा जाएगा। तो इस प्रकार अब जो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो बच्चे हैं उनको जो है रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको वहीं मेंशन कर दिया जाएगा नीचे की रिपोर्टिंग के लिए आपको इस तारीख को और इतने इतने दिन आपको बुलाया है। और वह डे 2 या 3 दिन के अंतर्गत आपको बुलाया जाता है। और उसमें ही आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद आपको जो है चॉइस फिलिंग के लिए अपग्रेड कर दिया जाता है कॉलेज से। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहाँ आने वाले हैं। क्योंकि एमपी में जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं सभी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ से एमएससी होती है वहाँ वहाँ पर। ठीक है, तो आरवीएस के बीबी के अंतर्गत जैसे ग्वालियर में, इंदौर में, खंडवा में और अपना मंदसौर में और भी जैसे सीहोर में। तो इन जगह पर क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेम जेएन के बीबी में, रीवा में और जबलपुर दोनों में ही आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो आप वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराएंगे। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए और ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हमें अभी नहीं देना है, या फिर ऐसी कौन सी त्रुटि है जो डॉक्यूमेंट के समय हमसे होने वाली है, तो आज हम उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आप जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचें। क्योंकि एक बार अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हैं तो आपको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो आप जो है, मैं चाहता हूँ कि आप पूरे ही डॉक्यूमेंट सही तरीके से वहाँ लेकर पहुँचें। तो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिफाई होगा वह आपका हाई स्कूल क्लास 10th का मार्कशीट रहेगा। तो आप उसको लेकर जाएंगे क्लास 10th मार्कशीट को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं इनकी 2 या 3 कॉपीज आप बनवा लें, क्योंकि ये कॉपीज आपको आगे भी लगेंगी। चॉइस फिलिंग के बाद एक बार फिर आपको बुलाया जाएगा तब भी आपको लगेंगी। और इनमें कुछ कॉपीज जो है आपको प्रिंटेड निकलवाना है, मतलब उनका ब्लैक एंड वाइट नहीं निकलवाना है, प्रिंट फॉर्म निकलवाना है। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको हाई स्कूल मार्कशीट 10th क्लास का रहेगा। ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स आपको ले जाना है, 12th का मार्कशीट भी आपको ले जाना है। और सर्टिफिकेट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 12th का मार्कशीट आपको ले जाना है। ग्रेड रिपोर्ट जो आपका रहेगा, आपका जो जैसे कि कुछ सीबीएसई वाले होते हैं तो उनके ग्रेड रिपोर्ट्स होते हैं, लेकिन हमारा तो मार्कशीट ही होता है एमपी बोर्ड वालों का। तो वो क्लास 10th और 12th ये दोनों लेकर जाएंगे। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री का एक पीडीसी आपको प्राप्त हुआ होगा, वह पीडीसी आप लेकर आएंगे। ठीक है, और पीडीसी ले जाना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसके अभाव में आपको जो है वो रोक सकते हैं। लेकिन यदि आप एक कंडीशन में आपको नहीं रोका जा सकता, अगर प्रोविजनल डिग्री आपके कॉलेज ने ही प्रोवाइड नहीं की और किसी भी छात्र को प्रोवाइड नहीं की, तो उस स्थिति में आपको जो है थोड़े समय की मोहलत मिल जाएगी। जब तक कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा तब तक मोहलत मिल जाएगी। लेकिन अगर कॉलेज ने सभी को प्रोवाइड कर दी और आपके पास नहीं है तो ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो प्रोविजनल डिग्री आपको लेकर आना है। सेम ट्रांसक्रिप्शन में भी रहता है, ट्रांसक्रिप्ट भी आपको उस समय प्रस्तुत करनी होगी।
रिपोर्टिंग के टाइम पे। लेकिन अगर कॉलेज ने ही ट्रांसक्रिप्ट नहीं दी है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं दी है, तो उस कंडीशन में आपको जो है टाइम पीरियड इसमें मिल जाएगा। ये तो रहा आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम SC/ST नॉन क्रीमी लेयर ऑफ OBC एंड EWS कैटेगरीज ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज पर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एंड इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। इसमें क्या रहेगा कि आपका जो SC/ST है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, और OBC का भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, और जनरल कैटेगरी में EWS बनता है। तो इन दोनों का आपको यह देखना है कि इनका जो है लास्ट डेट या वैलिडेशन डेट तो नहीं है। SC/ST वालों का जो जाति है वो नया होना चाहिए। नया मीन्स मतलब उसका जो है वैलिडिटी नहीं निकलना चाहिए। तो एक तो ये हुआ। और EWS के मामले में थोड़ा यहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है काम। तो EWS जो है हर साल जो है नया बनता है। तो आपका EWS जो है इसी वर्ष का होना चाहिए, 25 और 26 का EWS आपका होगा, तभी आप उसे लगा पाएंगे। अगर वह 24 और 25 का है तो वह मान्य नहीं होगा। EWS के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वैलिड डेट में होना चाहिए आपका, दोनों ही। सेम इसी प्रकार जैसे आपका इसमें और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र हुआ, इनकम सर्टिफिकेट, तो वह भी आपका वैलिड होना चाहिए, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप चेक कर ले कि यह 3 साल का वैलिडेशन उसका निकल तो नहीं गया है, क्योंकि वैलिडिटी के कारण ही कई सारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होते हैं। एक तो आपका आय यानी जिसे बोलते हैं अपन इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनका आप जो है अच्छे से चेक कर लें। मेनली दिक्कत आती है इनकम सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट में। बाकी आपको एक और चीज़ अच्छे से देखना है कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नेम जो है अलग अलग ना हो। जैसे मान के चलिए कि मेरा मार्कशीट में नेम अभिषेक है और मेरा आधार में अभिषेक शर्मा है, तो इस प्रकार जो है अलग अलग नहीं होना चाहिए, नाम एक ही तरह से होना चाहिए। सेम उसी प्रकार अगर आधार में आपके पिताजी का नाम अरविंद शर्मा है और आपकी मार्कशीट में उनके नाम के पीछे शर्मा नहीं है, तब भी आपको इस कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से क्लैरिफाई कर लें कि कहीं नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही बारीकी से चेक किया जाएंगे। और जब बारीकी से वो चेक करेंगे तो वे स्पेलिंग मिस्टेक्स ये सब देखेंगे। तो इन सब चीज़ों पर आप जो है एक बार विशेष ध्यान रखें। मेडिकल सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे तो उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फिर भी बनवाना है, क्योंकि ब्लड ग्रुप और ये सब चीज़ें वहाँ पूछी जाएंगी, तो उसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे बाहर से बनवा लें, या कॉलेज में ही बनता है तो आप कॉलेज में भी बनवा सकते हैं। ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से आपको मिला ही होगा, तो एक तो ये हो जाएगा। कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड की कॉपी आपको लाना पड़ेगी। और 3 रीसेंट एंड क्लियर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 3 रीसेंट क्लियर और जो है कलर फोटोग्राफ्स आपकी पासपोर्ट साइज लेकर आना है आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवासी। इनकम सर्टिफिकेट ये आपको मैंने बता ही दिया। अब आगे बात करते हैं 6 जो आपका OGPA जो SGPA रहेगा, जो आपके प्रोविजनल डिग्री में होगा, वह इससे कम नहीं होना चाहिए। 6 से आपका कम नहीं होना चाहिए। इन्होंने लिखा है 6 आउट ऑफ 10 और इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर कैंडिडेट्स हु वेर एडमिटेड इन PG डिग्री प्रोग्राम प्रायर टू 2009 to 10 आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD डिग्री प्रोग्राम। तो आपका जो है SGPA इस तरह से होना चाहिए, 6 के अबव होना चाहिए, 6 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हुए। अब इनमें से आपको जो है आपके कलर फोटो और मार्कशीट का जो है, जो आपका 10th और 12th मार्कशीट है, वह कलर्ड में रहेगा। क्योंकि क्या है, आपको बार बार परेशान ना होना पड़े, इसलिए आप इन सब चीज़ों पे एक बार ध्यान रख लें। और एक बार ये वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको काउंसलिंग के लिए अपग्रेड कर दिया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत आती है वैलिडेशन में। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके वैलिडेशन होना चाहिए अच्छे से, मतलब उनमें कोई डेट वेट का एरर नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक या एरर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट में।
जो कि मेनली EWS और इनमें देखा जाता है इनकम सर्टिफिकेट में। तो आप इन सब चीज़ों को देख लेना। हाँ, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है, आपको फोटोकॉपी प्रेजेंट नहीं करना है। जब आप वहाँ डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वह ऑनलाइन नहीं निकला होना चाहिए, उस पर जो है लोक सेवा केंद्र की सील वहाँ होना चाहिए। तो आप ये इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान रख लें कि जब आप लेकर जाएंगे तो उस पर जो है लोक सेवा केंद्र की सील होना चाहिए। आप उसको ऑनलाइन निकलवा कर प्रिंट फॉर्म में नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को याद रखें, वहाँ सील होना चाहिए लोक सेवा केंद्र का, अन्यथा इस स्थिति में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए बोल दिया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग आप किस प्रकार करेंगे कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको अगर वह फ्री चाहिए, तो ये एक मैंने चॉइस फिलिंग का अपने एक स्टूडेंट से लिया है। तो आप ज़रा इसको गौर करें। तो उसने किस प्रकार भरा था इसको। MSc एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग फ्री पहले रख दिया, फिर सोयल साइंस रख दिया फ्री ग्वालियर से, फिर एग्रोनॉमी ग्वालियर से फ्री रख दिया, फिर प्लांट पैथोलॉजी ग्वालियर से फ्री रख दिया, और एंटोमोलॉजी फ्री रख दिया। इस प्रकार जो है वो उसने अपनी काउंसलिंग की। एग्रोनॉमी को उसने फ्री रखा जबलपुर से, फिर जेनेटिक्स को फ्री रखा जबलपुर से, सोइल साइंस को फ्री रखा जबलपुर से, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ग्वालियर से फ्री रखा। पहले उसने ग्वालियर के जो फ्री फ्री सब्जेक्ट थे उनको यहाँ फ्री कर दिया। तो इस तरह उसने जो है अपनी पूरी काउंसलिंग फ्री वाले कोर्स से फिल कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे कोई पेमेंट सीट पर एडमिशन मिले। फिर इस प्रकार जो है उसने ये सारी फ्री रख दी। और इसमें जो है उसने एक मेन काम किया, जैसे उसे हॉर्टिकल्चर नहीं चाहिए था तो हॉर्टिकल्चर की सारी सीट्स जो है उसने नीचे रख दी। उसके बाद फिर उसने एग्रोनॉमी को पेड से रखा और जेनेटिक्स को भी पेमेंट सीट पर रखा है। इस प्रकार बाद में जो है पेमेंट सीट पर उसने इन सब्जेक्ट्स को रख दिया। तो इस प्रकार आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। चॉइस फिलिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। आपको जो बस सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट को जो है किस जगह से लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट जो है फ्री है या पेड है तो उस तरह से लेना है। हाँ, अगर आपको ये स्वयं भरना हो, ऑनलाइन नहीं जाना हो, तो मैं इसके लिए आगे एक वीडियो ला सकता हूँ। आप जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर हम खुद से भरेंगे, तो आप जो है गाइड कर दो, तो मैं एक बार इसको गाइड कर सकता हूँ। बाकी जो है इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लोड नहीं है काउंसलिंग में, बस आपको थोड़ी सी समस्या आने वाली है वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि वहाँ जो है कई सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं और एक किसी डॉक्यूमेंट में ज़रा माइन्यूट सा मिस्टेक आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने से पहले आप जो है अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को देख लें, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। और आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेंगे वह आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो डॉक्यूमेंट लगेंगे जैसे कि कॉलेज में नोटिस लगेगा, तो कॉलेज का नोटिस जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। तो वहाँ में जो है आपको जो कॉलेज में नोटिस लगेगा वह प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।